स्टूडेंट्स, आपके सामने आज एक नया टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये आपका जो है बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है आपका जो हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बिल्कुल आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ा है ये चीज़ें। तो इस सेकेंड ईयर में आपके यहाँ से जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो आपके सिलेबस में है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आईआर मीन्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, फिर फाइनल ईयर के बच्चों के लिए भी एक कह सकता हूँ मैं कि जो आप पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी दी है वहाँ पर आपको हर तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होती है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, आपके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। फिर इंफ्रारेड से आप रोटेशनल वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हो, तो आपके बेसिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर इससे भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। फाइनल ईयर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ से काफ़ी आएंगे। और सेकेंड ईयर वालों के लिए सिलेबस के रूप में है, इसलिए मैं नोट्स की फॉर्म में इसे समझा रहा हूँ। तो जरा आप देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर है क्या, समझते कैसे हैं हम इसे। देखिए, कोई भी आप मैटर ले लीजिए, मैटर का मीन्स आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लीजिए आप मैटर। तो आप जब मैटर पर रेडिएशन डालते हो, और रेडिएशन का मीन्स क्या है, जब हम उस पर लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो जब मैटर पर आप रेडिएशन डालते हो तो रेडिएशन डालने पर मैटर में कुछ चेंजेस आएंगे। अब उन चेंजेस को आपको स्टडी करना होता है। जब आप उन चेंजेस को स्टडी करते हो तो उनकी स्टडी को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप मैटर पर रेडिएशन डालते हो तो रेडिएशन डालने पर जब रेडिएशन वहाँ पर इंटरेक्ट होगा मैटर से, तो कुछ चेंजेस ला देगा मैटर में। अब उन चेंजेस को ही स्टडी किया जाता है, तो उन्हें स्टडी करना ही आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब वो चेंजेस का मीन्स क्या है कि जब ये रेडिएशन डालोगे तो जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एटम्स होंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे। ठीक है, तो उन सब का मेजरमेंट ही करना, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी फिर एमिट की। अगर आप सोर्स हटा दो तो एनर्जी एमिट होने लगेगी। तो वो चीज़ें को स्टडी करना ही आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो इसमें आपका रेडिएशन जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आपका रेडिएशन यूज होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम पढ़ेंगे जो आपकी यूनिट है फर्स्ट, इसमें मेंस यही दिया है पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, क्योंकि वहाँ पर यूवी और स्पेक्ट्रो आईआर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। बट आपका बेसिक लेवल, क्योंकि आपको आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी पढ़नी है, तो आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए। तो आप देखिए ज़रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो आपने पहले देखिए वेव थ्योरी पढ़ी है आपने पहले, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी होगी वेव थ्योरी। तो वहाँ पर पढ़ते हैं वेव थ्योरी में कि जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो जो एमिट होती है आपकी रेडिएशन एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन से एमिट होती है, ये माना जाता है। तो लाइट के जैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। डिफरेंट फॉर्म्स का मीन्स क्या है, वही यूवी रेज अलग होती है, आईआर, इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो आपने इस फॉर्म में पढ़ा है। तो ये जितनी भी वेव्स होती हैं ये अलग अलग होती हैं, बट सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, यानी कि सब जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ड्राइव्ड होती हैं। तो आपकी अलग अलग फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि क्यों होती है। तो आप पढ़ते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमने इसे अल्ट्रावायलेट कहा, इसे आईआर कहा, इसे एक्सरे कहा, इसे रेडियो वेव कहा। तो वो उनकी प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस होता है, वो किसके बेस पे होता है, आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो आप जरा देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करते हुए चलती है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हुई आपकी जो आपकी वेव है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करते हुए चलती है। ऑसिलेशन का मीन्स है कि वो जैसे कि आपने इस ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट किया तो ये इतना इधर गया, फिर इतना इधर गया, फिर इतना इधर गया, तो इस तरह से इसने ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ऐसे, या फिर आप कह लो कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो वो भी ऐसे देखिए वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेट करना भी क्या है आपका, ये भी एक ऑसिलेशन ही है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो। तो इसे आप फ्रीक्वेंसी में मेजर कर सकते हो या फिर आप इसे वेवलेंथ में मेजर कर सकते हो। तो हम नॉर्मली समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कि जब वेव जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन करते हुए आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और आपकी जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगी इसे आगे बढ़ने की डायरेक्शन कहा जाता है। प्रोपेगेशन डायरेक्शन मीन्स वो आगे बढ़ने की डायरेक्शन वेव के, जब वेव आगे बढ़ रही है। तो ये जो तीनों डायरेक्शन होती है, प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मीन्स है कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से इजीली समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, यानी कि आप इसके बारे में बताओगे कैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि इसे कैरेक्टराइज करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से।
भाई आप बताओगे इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, या वेव चल रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ से चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी, ये आपको कहाँ से पता चलता है? आपको जानते होगी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इक्वल टू एच न्यू की होती है। तो न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड ई इज़ द एनर्जी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और हेयर एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट एच को कहते हैं आप। वैल्यूज़ क्या होती है इसकी? 6.26 × 10⁻27 सेकेंड, ये आपकी इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपकी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये रेडिएशन का आपका एमिशन होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहना क्या चाहता है कि अगर आपका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, देखिए अगर आपका ये एक एनर्जी लेवल 0 एनर्जी लेवल है, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ रखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, इसे यहाँ से यहाँ भेजना है, तो देखिए ज़्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता क्या है कि ये तो कम एनर्जी लेगा और ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो आप जब तक उसके सुटेबल एनर्जी या पर्टिकुलर एनर्जी आप उसे नहीं देते तब तक वो एक्साइट नहीं होगा। मीन्स क्या है कि उसे एक एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड फॉर्म में चाहिए। क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब है उसे फिक्स एनर्जी चाहिए जिससे कि उसे एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो सके। ये नहीं है कि आप कोई भी एनर्जी उसे डोनेट कर दो वो एक्साइट हो जाए। तो ये एक फिक्स एनर्जी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटम कहते हैं उसे आप। तो प्रत्येक क्वांटम जो होता है रेडिएशन का उसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन को आप मेजर करते, फोटोन कहते हैं आप एच न्यू। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जितने भी टाइप के रेडिएशंस हैं वो सभी एक जैसी वेलोसिटी रखते हैं, यानी कि स्पीड जो होगी इनके चलने की वो सबकी एक जैसी होगी। चाहे आपका रेडियो वेव रेडिएशन हो, चाहे आपका IR, UV, माइक्रोवेव, कोई भी आपका रेडिएशन हो, सब एक ही स्पीड से चलेंगे और उनके चलने के लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीन्स क्या है कि आपको ये नहीं है कि आप पानी में बहा रहे हो, भाई चलो रेडिएशन को आगे बढ़ाना है, पानी में डाल दो बढ़ जाएगा आगे, या आप कह रहे हो कि हवा से चला दो, हवा चला दो बढ़ जाएगा रेडिएशन। तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चाहे वो वैक्यूम में, यानी कि निर्वात जहाँ पर एयर नहीं होती, वैक्यूम कहते हैं जहाँ पर एयर नहीं होती, तो वहाँ पर भी वो उसी स्पीड से चलते हैं जिस स्पीड में वो आपके एयर में या फिर वाटर में कहीं भी चलते हैं, ठीक है। तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आप विजिबल लाइट को प्रिज्म पर डालते हो, अब विजिबल लाइट क्या होती है आपकी? देखिए पहले तो हम डायरेक्ट तो विजिबल लाइट दिखाई नहीं देती जब तक वो डिस्पर्जन ना हो। डिस्पर्जन क्या है कि जब डिस्पर्जन कैसे कर सकते हैं आप वाइट लाइट का सोर्स लिया आपने, अब उस सोर्स को प्रिज्म से पास किया, तो जब प्रिज्म से पास कराते हो तो वो देखते हो 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाता है। ये डिस्पर्जन का मतलब फैल जाता है 7 कलर में। तो लाइट को उसने क्या हुआ, एक लाइट थी, फोकस लाइट थी, उसे फैला दिया उसने। तो जिस एंगल से उसे वो डिस्पर्ज करता है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल। और ये फिनोमिना जिसमें लाइट जो है कि 7 कलर में डिस्पर्ज हुई, इसे कहते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये विप ग्योर आपको 7 कलर दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको कलर दिखाई देते हैं। अब इसमें कुछ नोटेबल पॉइंट है। नोटेबल पॉइंट है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर आपको कोई पूछ लेता है एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। जो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस पर उसे आपने इरेडिएट किया, इरेडिएट मीन्स है कि आपने उसे एनर्जी दी, तो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप एनर्जी सोर्स को हटा देते हो, तो जब एनर्जी सोर्स हटा दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन आपका हायर स्टेट में गया था वो आप अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। जिसमें भी एनर्जी ज़्यादा होगी वो हमेशा स्टेबिलिटी कम रखेगा, तो वो वापस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रिलीज करते हुए वो आपका ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जो एमिटेड एनर्जी होती है, यानी कि जो रिलीज एनर्जी होती है, वो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा देती है, ठीक है। नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कहता है, देखिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को इरेडिएट करते हो तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाता है। तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की वो आपको डार्क पैटर्न की फॉर्म में दिखाई देगी, मतलब आपको ऐसे पैटर्न, या तो आपको डार्क बिल्कुल दिखाई देगा या बिल्कुल हल्का दिखाई देगा। भाई जहाँ एब्जॉर्प्शन कम हुआ होगा वहाँ पर हल्के पैटर्न दिखाई देंगे, जहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हुआ होगा वहाँ आपको डार्क पैटर्न दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। अब देखिए आप कह रहे हो कोई बंदा है, ठीक है, कोई पर्सन है, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा है,
गुड पर्सन है, तो आप उसे बताओगे कैसे कि गुड है, आपको उसकी कुछ क्वालिटीज़ मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओगे कि हाँ भाई ये काम करता है इसलिए अच्छा है, ये ऐसे भी करता है, ये गरीबों की मदद करता है, ठीक है, इसलिए अच्छा है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसे समझाती है कि ये है क्या, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें क्या कहती है? वेवलेंथ जो होती है आप समझ सकते हो इजीली, यहाँ से आपने एक वेव ली और ये वेव चल रही है प्रोपेगेशन डायरेक्शन में बढ़ रही है आगे, तो इसमें देखिए अल्फा रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, आप हिंदी में बोलते हो आयाम। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी हाइट कितनी होगी वो डिफाइन करता है एम्पलीट्यूड इसका, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये क्या है, जो ऊपर वाला कर्व होगा इसे आप क्रिस्ट बोलते हो, नीचे वाला जो कर्व होगा इसे ट्रफ बोलते हैं। तो आप दो क्रिस्ट जो एडजेसेंट होते हैं पास पास वाले, उनके बीच के डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस ले लीजिए, तो इस डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? वेवलेंथ, ठीक है। तो इसे हम इजीली समझा सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रिस्ट और ट्रफ्स इन ए पर्टिकुलर वेव इज नोन एज वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है आपकी उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगस्ट्रॉम में इसे मेजर किया जाता है। दूसरा है कि आप इसे एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हो, आप इसे नैनोमीटर में मेजर कर सकते हो, और आप इसे मिली माइक्रोन में भी मेजर कर सकते हो। म्यू माइक्रोन को रिप्रेजेंट करता है और एम जो है मिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर हुआ। अगर आपको एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर के होता है। और अगर आपको मिली माइक्रोन को चेंज करना है या आपको नैनोमीटर को चेंज करना है, देखिए जो मिली माइक्रोन और नैनोमीटर होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 1 नैनोमीटर के होता है, ठीक है, ये आपको समझ जाना चाहिए। का जो 1 मिली माइक्रोन होगा वो इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। अब आप जरा देखिए कि अगर आपका एक एंगस्ट्रॉम आपका कितने के इक्वल है? 10⁻⁸ के, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, और 1 नैनोमीटर कह लीजिए, मिली माइक्रोन कह लीजिए, इक्वल टू है 10⁻⁷ के। तो अगर आपको चेंज करना है नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में, तो आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको चेंज करना है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम, या आपको निकालना है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हाउ मैनी नैनोमीटर, तो आप देखिए एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸, ठीक है, फिर माइनस 10⁻⁷, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसे यहीं पे ऐसे लिख लीजिए, 10⁻�8 10 में तो है ही है, तो -8 और -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 7 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो यानी कि 10⁻ आपका 1 आया है। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है वो इक्वल टू होता है 10 के। 10⁻1 किसके इक्वल होगा? 10, तो 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा। तो इसलिए आप यहाँ से आसानी से कन्वर्जन करके निकाल सकते हो। भैया आपका अगर दिया हुआ है इसने कि 20 नैनोमीटर है, तो एंगस्ट्रॉम में कितना होगा आपका? 200 एंगस्ट्रॉम होगा भाई, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होगा आपका? 10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 20 नैनोमीटर है तो इक्वल टू कितना होगा आपका? 20 × 10 यानी कि 200 एंगस्ट्रॉम। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो इजीली। कन्वर्जन फैक्टर ये हो गया इसका। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट क्या कहता है, ये दिया हुआ है इसमें जो विजिबल रीजन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो रेंज है इसकी, ये वायलेट से रेड कलर की होती है। आपने पढ़ा है विबग्योर, यानी कि वायलेट से रेड तक की जो रेंज होती है, ये आप अगर यहाँ से एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करो तो आप जानते हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर भाई, तो एक 10 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 380 से कितना हो गया? 760। तो ये आपकी इसकी रेंज होती है विजिबल रीजन की। अब जो होते हैं अलग अलग कलर, हम इसमें जो होते हैं जितने भी अलग अलग कलर है आपके विबग्योर में, VIBGYOR, यानी कि आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब कलर जो होते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ रखते हैं, इनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब जो ह्यूमन आई होती है, यानी कि हमारी आइज़ होती हैं वो सेंसिटिव होती है विजिबल रीजन के प्रति, यानी कि हम इसे आसानी से पहचान लेते हैं, बट हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। आप UV को डिटेक्ट नहीं कर पाते, आप IR को। आपका जो विजिबल रीजन होता है इसमें ये UV से ऊपर होता है और IR से नीचे होता है, ठीक है। जो UV की रेंज होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है लेस देन होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, एंड द IR रीजन हैव वेवलेंथ मोर देन 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो आपका विजिबल रीजन होता है इन दोनों के बीच में लाई करता है, UV और IR के बीच में लाई करता है। तो इसे आप पहचान सकते हो, बट और रीजन्स को आप नहीं पहचान सकते, उनकी लाइट को आप नहीं डिटेक्ट कर सकते अपनी आइज से, ठीक है। तो दूसरे सोर्सेज होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका आता है वेव नंबर। अब देखिए वेव नंबर क्या है।
वेव नंबर जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, यानी कि वेवलेंथ का बिल्कुल इन्वर्स होता है। तो आप कह सकते हैं वेव नंबर इक्वल टू होता है 1/λ, कि अगर वेव नंबर ज़्यादा है तो आपकी वेवलेंथ वहाँ पर कम होगी। ये पहचान सकते हैं हम यहाँ से। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि स्पेस में किसी भी स्पेस में 1 सेंटीमीटर से पास होने वाली वेव की टोटल नंबर्स जो होते हैं, टोटल संख्या जो होती है उसे वेव नंबर कहा जाता है। भैया आपने स्पेस में कहीं भी 1 सेंटीमीटर चूज कर लिया तो उस 1 सेंटीमीटर से कितनी वेव टोटल पास हो रही हैं, तो वही क्या है, इसका वेव नंबर है। आप इसे आसानी से दिखा सकते हो। तो पर सेंटीमीटर द टोटल नंबर ऑफ वेव पास पर सेंटीमीटर ऑफ स्पेस इज नोन एज वेव नंबर। तो इसे जो होता है मेनली जो यूज किया जाता है वेव नंबर टर्म को, ये आपकी इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में यूज की जाती है। और जो आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये मोस्टली जो यूज होती है फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में भी यूज होती है आपकी, लेकिन जो ऑर्गेनिक में इसका मोस्ट यूज है, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में जो मोस्ट यूज है इसका वो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में है। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो सेंटीमीटर इनवर्स हो गई, क्योंकि आप पर सेंटीमीटर देख रहे हो तो पर सेंटीमीटर मीन्स 1/सेंटीमीटर मीन्स क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखिए फ्रीक्वेंसी को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि स्पेस में आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो किसी भी एक पॉइंट से जो टोटल नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड में पास हो रही है। देखिए समझने वाली बात है कि किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में विद इन 1 सेकेंड कितनी वेव पास हो रही है, वही क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। या आप कह लीजिए कि हमने देखिए इसे हमने ऐसे मूवमेंट कराया या हमने इसे तेज़ी से मारा। अब तेज़ी से मारने पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा। यहाँ पर आपने कोई सॉलिड देखे होंगे, अगर उसे आप पूरी तेज़ी से मारो तो वाइब्रेट करने लगता है। तो पर सेकंड उसने कितने वाइब्रेट किए, यानी कि पर सेकंड ऑसिलेशन या पर सेकंड वाइब्रेशन को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से। तो बस ध्यान रखिएगा कि पर सेकेंड में आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी, सेकेंड इनवर्स। समझ आ गया आपको। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, जबकि वेव नंबर को आप न्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसे मेजर किया जाता है आपका CPS में, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो साइकिल पर सेकंड मीन्स वही होगा, सेकंड इनवर्स में मेजर कर रहे हैं आप इसे, या फिर आप इसे हर्ट्स में भी मेजर करते हैं। तो जो 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 CPS की होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी ये भी वेवलेंथ की रेसिप्रोकल या वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी होगी, अगर आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट यूज होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या आप कह सकते हो कि 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझा सकते हो। देखिए अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। और एनर्जी भी आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जैसे आपको दिया गया है कि वेवलेंथ जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सीधा देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो आप C/λ। तो C/λ जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो आपको वेवलेंथ को भी एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप यूनिट वाइज ही चेंज करोगे। तो आपका एंगस्ट्रॉम में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो। आपने अभी पीछे पढ़ा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁸, तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल टू C/λ है। C हमारा कांस्टेंट है, पहले से जानते हैं क्या आता है, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अपॉन आपका लैम्डा कितना है 3800 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 7.88 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी एनर्जी। अब आप जानते हो किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की जो वेव की एनर्जी होती है, पर्टिकुलर रेडिएशन जो होता है इसकी वेव की जो एनर्जी होती है उसे हम hν से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आपका E होगा, एनर्जी होगी, वो इक्वल टू किसकी होती है, hν के। अब आप जानते हैं h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। यानी कि जो एनर्जी है उसे आप अर्ग में मेजर करते हो। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है आपकी न्यू, ठीक है। अगर आपका वहाँ पर वेवलेंथ दी हुई है और आपको एनर्जी निकालनी है तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है आपका C/λ। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या रख लोगे, C/λ, ठीक है। तो इक्वल टू hc/λ, इस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपका वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी पूछ रहा है तो आपको h पहले से पता है, प्लांक कांस्टेंट फिक्स है, c पहले से पता है आपको फिक्स है। तो आपको निकालना क्या है, केवल यहाँ पर आपको निकालना है यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो
एनर्जी होती है वो आप कैलकुलेट अर्ग में करते हो और इसे आप किलो कैलोरी पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाद का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसमें आपका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन जब मॉलिक्यूल करता है तो मॉलिक्यूल पर उसका क्या इफेक्ट होता है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।